हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर को। नाउ दिस चैप्टर इज द राइज ऑफ मराठास। हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, मुगल्स के बारे में पढ़ा था, देन इसके बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था, होयसलास डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, हमने ईस्ट की ए होम डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो वेरियस डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। और मुगल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज के रूप में उसी टाइम पीरियड में मराठास भी थे। तो मराठास भी हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री हमारी मराठास के बिना इनकम्प्लीट है। एज वेल एज जब हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ब्रिटिशर्स की पावर को भी कहीं ना कहीं मराठास में बहुत ज्यादा चैलेंज करा था। इसलिए एंग्लो मराठा वॉर्स भी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स जो है वो देखने को मिली थी, और जिसकी वजह से एंड में जो मराठास हैं उनकी पावर को सबड्यू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस इस चैप्टर में भी दी गई है। जैसे 1630 में शिवाजी का बर्थ देखने को मिलता है, एंड शिवाजी वाज द इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसने मराठास के जो एम्पायर है उसको सेटअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। सेकेंड 1646 में बिगिनिंग ऑफ द शिवाजी रूल हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी एज बहुत छोटी है, ये अबाउट 16 ईयर्स की ही है। तो इसी टाइम पीरियड में इनकी जो रूलिंग्स हैं, इनका जो एम्पायर का सेटअप है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। 1660 में, यहाँ पे 1657 में फाइंडिंग ऑफ द मराठा नेवी। तो नेवल की बात करें तो नेवी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी मराठा की। इवन यूरोपियन पावर जब इंडिया में एंटर कर गई थी तो यूरोपियन से लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा इनकी नेवल स्ट्रेंथ ने, मराठास की नेवल स्ट्रेंथ ने इनको बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है ड्यू टू इलनेस। देन 1677 में दक्षिण विजय यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, यहाँ पे ये मराठा एम्पायर्स के बारे में के द्वारा देखा गया था। 1682 से 1707 में मुगल मराठा वॉर्स चलते हैं। 1666 में इम्प्रिजनमेंट एट एंड एस्केप एट आगरा। ये हम टाइम पीरियड, ये क्या चीजें हुई हैं एग्जैक्टली ये आगे इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मराठास एक्चुअल में थे कौन। मराठास एक ग्रुप ऑफ पीपल है विच आर नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब वो साउथ वाला जो रीजन है जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है। स्पेशली यहाँ पे जो हमारा महाराष्ट्र का आज का रीजन है, यहाँ पे नेटिव मराठी बोलने वाले लोगों को स्पेसिफिकली मराठास बोला जाता था। तो ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे मराठा से ये इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज जो बोलते हैं वो मराठी है, इसी की बेसिस पे इनको मराठास बोला जाता है। इनकी जो है दे हैड अ रिच एंड कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में 13 सेंचुरी तक महाराष्ट्र वॉज मोस्टली रूल बाय यादव्स। यादव जो है 13 सेंचुरी तक महाराष्ट्र को रूल कर रहे थे, और उनकी उस टाइम की कैपिटल होती थी देवगिरी या दौलताबाद। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली से अपनी कैपिटल को दौलताबाद में शिफ्ट करा था, जिसका अनदर नेम देवगिरी भी था। तो ये वही देवगिरी या दौलताबाद है जिसकी जो कैपिटल होती थी यादव डायनेस्टी की, और यादव डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी तक महाराष्ट्र वाले रीजन को रूल करा है। फिर अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस दी गई हैं कि मराठा का कंट्रोल ओवर दिल्ली 1754 में शुरू हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का यहाँ पे मेंशन है, ये भी हम आगे देखेंगे। फर्दर हम आगे ये सब चीजें हमारी आने वाली हैं। फिर 14th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी वाज ओवरकम बाय द खलजी सल्तनत फ्रॉम द दिल्ली। तो दिल्ली में खलजी एम्पायर हमारा दिल्ली सल्तनत में जिस टाइम पे चल रहा था, तो यहाँ पे यादव की पावर, यादव जो 13th सेंचुरी तक महाराष्ट्र वाले रीजन को कंट्रोल कर रहे थे और जिनकी कैपिटल थी दौलताबाद, उस रीजन को, इस एम्पायर को ओवरकम करा, इसकी पावर को सबड्यू करने का काम करा दिल्ली सल्तनत की खलजी डायनेस्टी ने। एडमिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस, यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो कंटिन्यू रहे थे, स्पेशली रिलेटेड टू द भक्ति मूवमेंट। जब भक्ति मूवमेंट आया था तो डिफरेंट लोकेलिटीज में डिफरेंट ऐसे हमारे भक्ति मूवमेंट्स के इमर्जेंस आए थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। महाराष्ट्र में भी इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखा जाता था। और उस टाइम पीरियड में जब यहाँ पे यादव थे, यादव को खलजी बाबर ने जो सबड्यू करा था, उसके बाद मराठास इमर्ज हुए, इसके साथ साथ साइड बाय साइड भक्ति मूवमेंट भी अपना इमर्ज हो रहा था। एंड बिटवीन 7 to the 17th सेंचुरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इस रीजन में अच्छा खासा देखने को मिलता है। बहुत सारे संत और सीकर्स फ्रॉम सेवन पार्ट ऑफ इंडिया भक्ति मूवमेंट्स के चलते महाराष्ट्र की तरफ आए। महाराष्ट्र में भी, विद इन महाराष्ट्र बहुत सारे
इंपॉर्टेंट संत थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करा, जैसे कि ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। ये जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इनके नाम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भक्ति मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मेडाइवल हिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करते थे और ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे इस टाइम पे इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। इन्होंने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे हमारे उपनिषद, भगवत गीता, जो ये संस्कृत में टेक्स्ट थे, तो इन टेक्स्ट को संस्कृत से ट्रांसलेट करवाया इनटू द मराठी लैंग्वेज, और मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के बाद वहां के जो लोकल लोग थे वो इसको इजीली समझ सके, इसलिए ट्रांसलेशन इन इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट के संतों ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। 1630 में शिवाजी का यहाँ पे जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम था शाहजी और माताजी का नाम था जीजाबाई। तो शाहजी जो है उस टाइम पे डेक्कन की जो सल्तनत है वहां पे ये सर्व कर रहे थे। इनको जागीर मिली हुई थी पुणे की, और वहीं पे शिवाजी जो है वो बड़े हुए, पले बड़े। अब यहाँ पे जो इनके पिताजी थे वो इनके साथ नहीं रहते थे, मतलब शाहजी इनके साथ नहीं रहते थे, तो शिवाजी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प रही थी जीजाबाई की, इनकी मदर की और इनके कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स की। अब क्योंकि इनके पिताजी इनके साथ नहीं रहते थे, वो काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहते थे, तो वो यहाँ पे पुणे के रीजन में कांस्टेंट इन फाइटिंग हो रही थी बिटवीन द दक्कन सुल्तान्स और मराठास। तो यहाँ पे कांस्टेंट हार्डशिप या कांस्टेंट ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली थी जिनका सामना करने के चलते शिवाजी को यहाँ पे लाइमलाइट में आना पड़ा, उनको इन पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने पड़ा। इसीलिए ही वाज जस्ट एट 16 जब शिवाजी ने अपना मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर लिया, फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड पावर इन द पुणे रीजन। तो जहां पे ये रह रहे थे वहां पे सबसे पहले इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करा, एंड बाय कैप्चरिंग एंड नेग्लेक्टिंग अनऑक्युपाइड फोर्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंसेस। तो जो भी अनऑक्युपाइड फोर्स से उनको कैप्चर करने का काम करा, अपने डिफेंस, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करा, और यहीं से इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फोर्ट दिखाया गया है, दिस इज नोन एज सिंधुगढ़ फोर्ट। ये सिंधुगढ़ फोर्ट प्रेजेंट है between Maharashtra and Goa border, and it is one of the several naval fortifications built by the Marathas. मराठास नेवी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक फोर्ट दिया गया है, सिंधुगढ़ फोर्ट। सिंधुगढ़ फोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर, और ये जो है मराठास की नेवल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। फिर शिवाजी ने अपनी पावर को जब कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, अपनी नेवल स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे अपने जो एम्पायर है उसको भी इसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इन्होंने। देन इंडिया के वेस्ट कोस्ट में इन्होंने अपने एम्पायर को स्पेंड करा टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन में रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इन्होंने अपने एम्पायर को सेटअप करा। द बीजापुर सल्तनत, जिसको आदिल शाही डायनेस्टी भी बोला जाता है, तो बीजापुरी सल्तनत को आदिल शाही डायनेस्टी बोला जाता है। ये तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इट मेंटेन अ मर्चेंट शिप्स बट डिड नॉट पोजेस फुल टाइम नेवल पावर। लेकिन यहाँ पे मुगल्स की, तो वहां पे बीजापुरी सल्तनत हमारे साउथ की इंपॉर्टेंट सल्तनत थी, उनकी नेवी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस टाइम पे हमारे दिल्ली के रीजन में मुगल्स रूल कर रहे थे, मुगल्स की जो नेवल स्ट्रेंथ है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। इन कंपैरिजन मराठास की नेवल स्ट्रेंथ विद टाइम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई थी। हेलो, तो अपने जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, अपने पावरफुल एनिमीज से अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई थी। जैसे वन ऑफ द स्ट्रेटजीज जो इन्होंने अपनी वॉरफेयर में अपनाई थी, दैट वाज गोरिल्ला वॉरफेयर। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जहां पे भी टेरेन इस टाइप का हिली टाइप ऑफ टेरेन होगा, जैसे महाराष्ट्र में भी ये हमारा डेक्कन वाला जो रीजन है, यहाँ का टेरेन भी कहीं कहीं इसी तरह का देखने को मिलता है। तो वहां की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो वहां के लोकल लोगों के लिए एडवांटेजेस होती है, क्योंकि लोकल लोगों को वहां के टेरेन के बारे में पता होता है, इसलिए उस तरह के टेरेन का या हिली एरियाज का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक टाइप ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर की पॉलिसी। इसमें क्या है कि ये लोग, लोकल लोग जो है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी को समझते हैं, इसलिए ये सरप्राइजिंग अटैक्स करते हैं आउटसाइडर्स पे जो इन पे अटैक करते हैं। तो ये काउंटर अटैक, सरप्राइजिंग अटैक करते हैं, तो इनकी जो जीतने की एबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स को अपनाते हुए इन्होंने सरप्राइज अटैक करे थे, और इससे ये अपनी बिगर आर्मीज, जो इनकी एनिमीज की बिगर आर्मीज हैं, उनके सामने भी ये ज्यादा
पावरफुल साबित होते थे, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती थी। His success soon invited the wrath of बीजापुर सल्तनत। अब क्योंकि आसपास की किंगडम्स जो हैं वो देख रही हैं कि इतने ज्यादा ये पावर में इमर्ज हो रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, उनको ये डर रहेगा कि ये अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में उनके एम्पायर की कुछ पार्ट कैप्चर कर सकते हैं। तो बीजापुर सल्तनत के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ये आसपास के एम्पायर में ही बीजापुर सल्तनत का एम्पायर लाइक कर रहा था और शिवाजी की पावर विद टाइम एनहेंस हो रही थी। तो यहाँ पे बीजापुर जो सल्तनत है, उन्होंने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। अफजल खान जो है वो शिवाजी को मारने आए थे और शिवाजी और उनके एडवाइजर्स की मदद से इन्होंने आपस में अफजल खान को मनाया कि अफजल खान जो है वो शिवाजी से खुद जाके मिले। जब अफजल खान शिवाजी से जाके मिलते हैं तो यहाँ पे अफजल खान को शिवाजी मार देते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, दिस इज द वाघ नख। ये वाघ नेक, एक इसको टाइगर क्लॉज लिटरल मीनिंग है इसका। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है जिससे शिवाजी ने अफजल खान को मारा था और इसको आज भी यहाँ पे बचाकर रखा हुआ है इन एनी म्यूजियम आई थिंक। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये कहाँ पर है। सो दिस इज अ वाघ नख जिससे अफजल खान को शिवाजी ने मारा था। सून आफ्टरवर्ड्स मुगल्स जो हैं, इन्होंने भी देखना शुरू करा कि शिवाजी जो है इनकी पावर को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो मुगल्स ने भी शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खान को इनवाइट करा था शिवाजी की टेरिटरीज में। यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी लेके ये शाइस्ता खान जो है 3 सालों तक यहाँ पे रहे थे। शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप में नाइट के टाइम पे रेड करा और इस रेड को हम कंपेयर कर सकते हैं आज के टाइम के सर्जिकल स्ट्राइक से। तो अ टाइप ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक शाइस्ता खान के ऊपर शिवाजी ने करी थी एंड शाइस्ता खान बेयरली एस्केप फ्रॉम द रेड लूजिंग हिज फिंगर्स। तो यहाँ पे इनकी फिंगर्स तक लूज हो गई थी शाइस्ता खान की। शिवाजी इतने ज्यादा पावरफुल थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पे महाराष्ट्र को छोड़ के शाइस्ता खान को रातों रात भागना पड़ा। फिर इसके बदले में शिवाजी ने जो है सूरत पे अटैक करा। सूरत जो गुजरात में है, जो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस है सिंस 16th सेंचुरी। उससे पहले 16th सेंचुरी से कमर्शियल एक्टिविटी सूरत की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये भी हम वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो सूरत पे इन्होंने अटैक करा। सूरत पे अटैक करा वहां, क्योंकि ये एक वेल्दी पोर्ट सिटी थी, मुगल एम्पायर की थी, जो आज के टाइम के गुजरात में प्रेजेंट है। सूरत को अटैक करके इन्होंने इनॉमरस ट्रेजरी वहां पे ऑब्टेन करी। वहां से लगभग 1 करोड़ रुपीस की ट्रेजरी शिवाजी ने उस टाइम पे ऑब्टेन करी थी। हाउएवर ही वाज वेरी केयरफुल कि वो किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जनरली अटैक नहीं करते थे। इवन इन्होंने, एक पर्सन है जिसका नाम है मोहनदास पारेख। तो यूपीएससी क्योंकि ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की, जैसे ये मोहनदास पारेख कौन थे, तो ये एक पर्सन थे, ही वॉज अ चैरिटेबल मैन। अब ये क्योंकि चैरिटेबल मैन थे और शिवाजी इन चीजों को लेकर रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करते थे, तो शिवाजी बहुत ज्यादा कॉशियस थे, रिलीजियस बिल्डिंग्स पे अटैक नहीं करते थे। तो क्योंकि ये चैरिटेबल मैन थे दिस मोहनदास पारेख, तो शिवाजी ने इन पे भी अटैक नहीं करा, इनके घर पे भी अटैक नहीं करा। फिर सूरत पे एक बार अटैक करने के बाद कुछ सालों बाद शिवाजी ने फिर से सूरत पे अटैक करा और ये जो न्यूज थी वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई कि इवन लंदन गैजेट ने भी इसको जो है वो छापा था। इसमें दिखाया गया है, ही कन्वेड नाउ शिवाजी रोड टू ऑल द यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स इन सूरत। यहाँ पे सूरत में शिवाजी हर एक यूरोपियन डिप्लोमेट्स को लिख के ये कहते हैं कि आप हमें इमीडिएटली मनी प्रेजेंट करिए वरना वी विल ruin दैट पर्टिकुलर सिटी। मतलब सूरत को ruin करने की धमकी यहाँ पे शिवाजी ने दी है और ये न्यूज इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई कि लंदन गैजेट ने भी इसको यहाँ पे उस टाइम पे पब्लिश करा था। फिर औरंगजेब मुगल एम्परर, अब मुगल्स के साथ इनका जो है वो अनबन तो रहती ही थी, औरंगजेब के साथ पर्टिकुलरली शिवाजी की बहुत ज्यादा अनबन रही है। तो औरंगजेब ने शिवाजी के लिए यहाँ पे भेजा है राजपूत जनरल जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जय सिंह। तो जय सिंह को यहाँ पे औरंगजेब ने भेजा है। अब शिवाजी ने यहाँ पे पुरंदर फोर्ट जो है एक ट्रीटी के तहत, क्योंकि इनकी आपस में बातचीत होती रहती थी, इनके आपस में बैटल्स होते रहते थे, तो उन बैटल्स के तहत यहाँ पे, उस बैटल्स के चलते यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन शिवाजी एंड मुगल्स, पर्टिकुलरली औरंगजेब। तो उस ट्रीटी के तहत यहाँ पे पुरंदर का फोर्ट ऑफ पुरंदर विच इज प्रेजेंट नियर द प्रेजेंट डे पुणे, तो पुरंदर फोर्ट जो है ये मुगल्स को देना पड़ा, इसके साथ साथ अपने सन संभाजी को भी देना पड़ा। फिर जय सिंह के कहने पे
शिवाजी औरंगजेब से जब मिलने जाते हैं तो वहां पे इनके साथ मिस ट्रीटमेंट करी जाती है, तो अपनी बेइज्जती या इंसल्ट ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहां पे ये जो है वहां से जाने की बात करते हैं। तो उस टाइम पे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है बाय औरंगजेब। अब यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी दी गई है कि इस हाउस अरेस्ट से ये शिवाजी और उनके बेटे किस तरीके से निकलते हैं। ये वहां के जो उनके जो सिपाहीज होते थे उनको गिफ्ट्स देते थे रोज। अब गिफ्ट्स वो जो है वो गिफ्ट्स में फ्रूट्स वगैरह दिए जाते थे इन पर्टिकुलर बास्केट। तो ये टोकरियों में, बड़ी बड़ी टोकरियों में उनको फ्रूट्स वगैरह दिया करते थे। अब क्योंकि विद टाइम ये इनकी जो टोकरियां थी उसमें फ्रूट्स ही निकलते थे, विद टाइम वहां के सिपाहीज ने उन बास्केट्स को चेक करना बंद कर दिया, और किसी टाइम पे ये दोनों शिवाजी और उनके बेटे उसी बास्केट में खुद जाकर वो बैक हो गए और फिर वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से ये अपने हाउस अरेस्ट से वहां से एस्केप हो गए थे उस टाइम पीरियड में। तो और फिर बाद में औरंगजेब के हाथ में कभी भी यहाँ पे शिवाजी नहीं आए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। अ फ्यू इयर्स लेटर 1674 में शिवाजी जो है इनका कोरोनेशन हुआ था, इनका राज्य अभिषेक हुआ था एट द फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। तो रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और इनका फॉर्मर टाइटल यहाँ पे मेंशन है, दैट इज श्री राजा शिव छत्रपति। शिव छत्रपति, श्री राजा शिव छत्रपति, आपको ये टाइटल याद होना चाहिए कि दिस वाज द फॉर्मर टाइटल ऑफ शिवाजी। तो इन्होंने जिस टाइम पे इनका जो कोरोनेशन हुआ था उस टाइम पे इन्होंने एक न्यू एरा का स्टार्टिंग भी करा था, दैट इज राज्याभिषेक शक। तो शक संवत, विक्रम संवत, ये हम चीजें पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से पर्टिकुलर रूलर्स ने अपने एराज को स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे शिवाजी ने भी अपने कोरोनेशन के टाइम पे एक एरा को स्टार्ट करा था विच इज नोन एज द राज्याभिषेक शक। आफ्टर दिस शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। तो साउथ को कॉन्क्वेस्ट करने ये चले गए थे, जिसको नाम दिया जाता है दक्षिण दिग्विजय, जिसमें हमारा प्रेजेंट डे तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मतलब दक्षिण दिग्विजय ने तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन भी कैप्चर हो गए थे। एंड लेटर गेव मराठास ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन्स। तो क्योंकि मुगल्स जो हैं, पर्टिकुलरली औरंगजेब की अगर हम फेलियर पॉलिसीज की बात करते हैं तो औरंगजेब ने दक्कन पे बहुत ज्यादा फोकस करा था, डेक्कन कैंपेन्स बहुत ज्यादा चलाए थे, मतलब साउथ की तरफ एक्सपेंशन पे औरंगजेब ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। अब क्योंकि अपने इस दक्षिण दिग्विजय में मराठास जो हैं या फिर पर्टिकुलरली शिवाजी जो है वो दक्षिण के बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर कर चुके थे, तो इनके बीच में जो राइवलरी थी वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो गई थी, क्योंकि साउथ की तरफ फोकस औरंगजेब का भी था और साउथ के बहुत से रीजन्स को शिवाजी भी कैप्चर कर चुके थे, जो बाद में भी इनके बीच में लड़ाई का कारण बनता रहा विद टाइम। वाइल इन द साउथ शिवाजी फॉरबिड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स। तो यहाँ पे शिवाजी की पॉलिसीज हमें पता चलती है कि शिवाजी जो है इन लोगों के साथ इस तरीके की चीजें करना अवॉइड करते थे। जो यूरोपियंस हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे डच का मेंशन है, ये स्लेव ट्रेड में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। स्लेव ट्रेड यानी यहाँ से स्लेव्स को बेचा जाता था बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, कि वहां पे वो जाकर यहाँ पे लोगों को बेचा जाता था कि वहां जाकर वो एज अ स्लेव काम करे। तो शिवाजी ने इस चीज को फॉरबिड करवाने का काम करा था, प्रोहिबिट करवाने का काम करा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस इस चीज में इन्वॉल्व थे। शिवाजी का ये वेरियस डेटाज हमें, वेरियस जो हमें लिटरेचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताती है कि शिवाजी ने इन सबको प्रोहिबिट करवाने के लिए काम करा था। फिर एट द एज ऑफ 50 यहाँ पे शिवाजी की फीवर के चलते डेथ हो गई थी। ही वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, ट्रू विजनरी, और यूरोपियंस ने इनको कंपेयर करा है विद हिज जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर से कंपेयर करा है। और बुंडेल एक रीजन है विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश और यूपी का रीजन। तो यहाँ पे बुंडेल रीजन के एक प्रिंस थे विच इज नोन एज अ छत्रसाल। तो ये छत्रसाल शिवाजी के स्ट्रगल, जो ये मराठास के अगेंस्ट शिवाजी जो स्ट्रगल करे थे उसके से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दी ऑफ द बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड यूपी। तो छत्रपाल इनसे इंस्पायर थे शिवाजी से। और एक फेमस हिंदी पोइट थे जिनका नाम था भूषण। भूषण जो है ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में आए थे शिवाजी से मिलने के लिए, और इन्होंने बहुत सी पोएम्स भूषण ने कंपोज करी है इन द प्रेज ऑफ शिवाजी। तो यहाँ पे शिवाजी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर की तरह उस टाइम पीरियड पे एमर्ज हुए थे। नेक्स्ट है द मराठास आफ्टर शिवाजी। शिवाजी की डेथ के बाद मराठास का क्या हुआ? शिवाजी के दो बेटे थे, सांबाजी एंड राजाराम। तो सबसे पहले ये सांबाजी जो है शिवाजी की डेथ के बाद ये जो है वो अपने पिता की जगह आते हैं, मतलब ये छत्रपति बनते हैं। देन मराठास वर द ओनली ऑब्स्टेकल टू डील टू टोटल मुगल कंट्रोल ओवर द डेक्कन, क्योंकि ये साउथ के रीजन को भी कैप्चर कर चुका था। तो डेक्कन में अगर कोई उस टाइम पीरियड पे मुगल्स को चैलेंज कर रहा था तो वो मराठास ही थे।
अब याद रखिएगा संभाजी यहाँ पे लीडर है, संभाजी छत्रपति है आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। देन औरंगजेब इन्वेडेड डेक्कन एंड क्वेंकर्ड बहुत से रीजन्स जैसे बीजापुर। अब बीजापुर हमें पता है बीजापुर और मराठास का भी आपस में राइवलरी चल रही थी, तो बीजापुर जो है उसी रीजन में मतलब साउथ के रीजन में यहाँ पे था। फिर बीजापुर को तो औरंगजेब ने यहाँ पे क्वेंकर कर लिया था, तो बीजापुर को अदर नेम से बोला जाता है दैट इज आदिल शाही डायनेस्टी, क्योंकि मे बी इसको आदिल शाह ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करा था। एंड गोलकुंडा को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और गोलकुंडा को बोला जाता है कुतुब शाही। इनके अनदर नेम भी आपको याद रखने हैं, बीजापुर इज आदिल शाही एंड गोलकुंडा इज कुतुब शाही। इनको तो इन्होंने औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद इन्होंने कैप्चर करा, औरंगजेब ने कैप्चर करा संभाजी को, और इनको बहुत ज्यादा ब्रूचली टॉर्चर करने के बाद इनको मार दिया था। तो यहाँ पे संभाजी यहाँ पे चले गए, उनको खत्म कर दिया औरंगजेब ने। और यहाँ पे औरंगजेब ने मराठा की कैपिटल रायगढ़ को भी कैप्चर कर लिया था। तो ये कहानी अब तक आपको समझ में आई कि मराठास जो है आफ्टर शिवाजी क्या हुआ, शिवाजी के दो बेटे थे संभाजी एंड राजाराम। संभाजी जो है वो यहाँ पे मुगल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थे इन द साउथ रीजन। औरंगजेब जो है वो बीजापुर यानी आदिल शाही डायनेस्टी को कैप्चर कर लेता है, इसके अलावा गोलकुंडा यानी कुतुब शाही डायनेस्टी को भी कैप्चर कर लेता है। इसके बाद संभाजी को यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रूचली टॉर्चर करने के बाद वहां पे खत्म कर देता है, और जो मराठास की उस टाइम की कैपिटल थी दैट इज रायगढ़ उसको भी कैप्चर कर लेता है। अब शिवाजी के दो बेटे थे संभाजी एंड राजा राम। अब संभाजी को यहाँ पे मार दिया गया है बाय औरंगजेब, तो राजा राम यहाँ पे नेक्स्ट छत्रपति की तरह एमर्ज होते हैं, एंड ये चले गए थे टू अ रीजन नोन एज जिंजी विच इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। आज की तमिलनाडु में जिंजी रीजन प्रेजेंट है, वहां पे ये चले गए थे। तो ये तो मुगल मराठा जो कन्फ्लिक्ट है ये अब साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब कन्फ्लिक्ट किसके साथ है, अब राजा राम के साथ कन्फ्लिक्ट है, और राजा राम यहाँ पे साउथ के रीजन दैट इज जिंजी विच इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु वहां पे चले गए, तो ये इनका कन्फ्लिक्ट भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। देन औरंगजेब वाज thus अनेबल टू लीव द डेक्कन, तो यहाँ पे डेक्कन को ये छोड़ नहीं पाया और बिना मराठास को सबड्यू करे, क्योंकि मराठास अभी भी मराठास की प्रेजेंस साउथ के रीजन में प्रेजेंट है, तो मराठास को सबड्यू किए बिना ही औरंगजेब की इस टाइम पे डेथ हो जाती है। जो यहाँ पे मराठास जो हैं दे इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द मुगल्स। अब मराठास जो हैं राजा राम की भी डेथ हो जाती है, उनके बेटे की भी में भी डेथ हो जाती है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद उनकी वाइफ मतलब राजा राम की वाइफ दैट इज ताराबाई जो है ये लार्ज स्केल्स पे मुगल्स की जो टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर करने का काम करती है, इवेंचुअली कैप्चरिंग अ लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था ताराबाई में भी। अब ये ताराबाई का एग्जाम्पल अगर आप वुमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाता है या आपको मेंस में कोई एग्जाम्पल लिखना होता है मेडाइवल पीरियड में वुमेन से रिलेटेड रोल के बारे में, तो आप ताराबाई का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया में वुमेन के रिलेटेड रोल से मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है जीएस 1 में प्रीवियस ईयर में, हो सकता है कल को मिडाइवल पीरियड के बारे में भी आ जाए। तो ताराबाई इज वन ऑफ द वीमेन जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा, तो आप ताराबाई का एग्जांपल लिख सकते हैं। सो शी वाज द वाइफ ऑफ राजा राम, और राजा राम बेटे थे शिवाजी के। Then during the rapid expansion, Marathas themselves underwent a structural transformation. Structural transformation किस तरीके से हुआ? शिवाजी के टाइम पे जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, इट वाज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड इन नेचर। जैसे जैसे शिवाजी के बाद जो रूलर्स हैं कुछ वीक होने शुरू हुए, तो इनका जो सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो शिवाजी के पास या फिर यहाँ पे इनके जो चीफ थे उनके पास जो सारी की सारी पावर थी, वो जो पावर है पर्टिकुलरली डिसेंट्रलाइज होने लग गई विद टाइम। द चीफ्स बिल्डिंग मोर पावर, द चीफ्स जो लोकल रीजन के चीफ्स होते थे उनके पास ज्यादा पावर आने लगी। पर्टिकुलरली पेशवाज, पेशवाज इज अ पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवाज जो इनके थे उनका जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आने लगा यहाँ पे इनके रूलिंग्स में। इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड हर सन नाना साहेब, इसके टाइम पे बहुत ज्यादा मराठास का एक्सपेंशन हुआ था, पूरी पैन इंडिया एक्सपेंशन इनके टाइम पे पेशवा बाजीराव फर्स्ट और उनके बेटे नाना साहिब के टाइम पे यहाँ पे मराठास का एक्सपेंशन देखने को मिला था। विद टाइम क्या हुआ, रीजनल चीफ्स की बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस, अपनी ऑटोनॉमी इन्होंने डिराइव करनी शुरू की, अपना इन्फ्लुएंस इन्होंने डिराइव करना शुरू करा, इनकी पावर ज्यादा बढ़ गई, ऑटोनॉमी ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी उनको इन्होंने इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। एंड मराठा का 10 ईयर कैंपेन जो एक बंगाल में चला था, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा क्रूएलिटी मचाई थी, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन देखा गया था कॉमन पीपल का, तो इससे भी इनकी एम्पायर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। एंड मराठास ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर, एटोक एंड पेशावर। ये तीनों ही रीजन्स जो है वो आज के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। यहाँ पे वन ऑफ द मैप्स आया है इस चैप्टर में, वहां पे भी ये रीजन्स दिखाए गए हैं, आपको देखना चाहिए। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के रीजन तक भी मराठास ने अपने पीक टाइम पीरियड में इनको भी कैप्चर कर
कर लिया था। दे फोर्ट विद द अफगान्स, अफगान्स के साथ ये लड़े। इवन 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, दैट वाज आल्सो बिटवीन मराठास एंड अफगान्स। तो बहुत बार इन्होंने अफगान से लड़ाई करी थी, बट इन दिस 1761 के बैटल ऑफ पानीपत ये मराठास यहाँ पे डिफीट हो गए थे। ऑल्दो ये इस वॉर में डिफीट हो गए थे, बट इन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को उस वॉर की डिफीट से रिकवर कर लिया था और ये वापस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे एमर्ज हुए थे विद टाइम। And in the later half of the 18th century, the chief rivals of the British India were the Marathas। और क्योंकि इनकी राइवलरी ब्रिटिशर्स के साथ भी चल रही थी, तो इनके ब्रिटिशर्स के साथ भी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे। दिस वाज इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1775 टू 1880। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे और मराठास के बीच में इंटरनल डिसयूनिटी चल रही थी एंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीतते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उनकी मैनेजमेंट की एबिलिटीज अच्छी थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज अच्छी थी। इसकी वजह से यहाँ पे जो मराठास हैं उनकी पावर को इन्होंने सबड्यू कर दिया था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीतते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि नाना फडणवीस, ही वाज वन ऑफ द पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवास। तो इन्होंने भी इन्फ्लुएंस करा था बाकी पावर्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि हम एक क्लैन बनाते हैं, हम एक ग्रुपिंग्स बनाते हैं जिसमें हम मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सके। सो दिस वाज एंटी ब्रिटिश अलायंस, जहां पे ये मराठास थे नाना फडणवीस के अंदर। इसके अलावा इन्होंने इंक्लूड करा था हैदर अली ऑफ मैसूर को और निजाम ऑफ हैदराबाद को। विद टाइम इनकी आपस में ही नहीं बनी, उसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले और ये वीक साबित हुए और ब्रिटिशर्स की यहाँ पे सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज की वजह से ब्रिटिशर्स अगेन यहाँ पे जीत जाते हैं। नेक्स्ट है मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें जब भी हम यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री में किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मराठास में क्या है, शिवाजी इंस्टीट्यूटेड रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि शिवाजी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर और जो बाद में डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इनकी पावर विद टाइम वीकन होना शुरू हो गई थी। ही इस्टेब्लिश्ड अबॉलिश्ड द हेरिडिटरी पोस्ट। जहां पे हम मुगल्स के टाइम पे या सुल्तान के टाइम पे, दिल्ली सुल्तान के टाइम पे बहुत सारी पोस्ट हेरिडिटरी देखते हैं कि जिस घर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसी के फर्दर प्रोजेनी जो है वो हेड बनेगी। लेकिन मराठास के टाइम पे, शिवाजी के टाइम पे ये चीज नहीं देखने को मिलती थी। शिवाजी ने इस हेरिडिटरी पोस्ट के कंसेप्ट को खत्म कर दिया था। लैंड असाइनमेंट्स, जो फ्री ऑफ एनी कोस्ट किसी भी पर्सन को लैंड असाइन कर देते थे रूलर्स, स्पेशली सुल्तान एंड मुगल रूलर्स, उसका कंसेप्ट भी मराठास में देखने को नहीं मिलता था। और ये हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को स्टेट की ट्रेजरी से सैलरी देते थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका पीरियोडिक ट्रांसफर इंश्योर करते थे ताकि उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर पर्सन की बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने आप को एम्पावर ना कर ले और वो करप्शन जैसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। इसलिए टाइमली ट्रांसफर का कंसेप्ट शिवाजी के इस रूलिंग में, शिवाजी के कंसेप्ट में देखा जाता था। फिर इसके अलावा जो सोल्जर्स अपने बैटल्स में अपनी जान दे देते थे, उनकी जो वाइफ्स होती थी उनको पेंशन भी शिवाजी के राज में दी जाती थी और उनके बेटे को भी ऑफर करी जाती थी ऐसी मिलिट्री पोस्ट। तो जो चीजें आज के टाइम पे चल रही है या जो स्टेट का कंसेप्ट आज के टाइम पे चल रहा है कि स्टेट शुड वर्क इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसी कंसेप्ट पे शिवाजी की रूलिंग्स भी देखने को मिलती थी। इसके अलावा शिवाजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिशियल्स के लिए जारी करी थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स को मिसट्रीट ना करे और इवन अ ग्रास का जो ब्लेड है वो भी पर्टिकुलरली फोर्सफुली किसी से कैप्चर ना किया जाए। तो इतना ज्यादा डिसेंट बिहेवियर किया जाता था शिवाजी के राज में लोगों के साथ, तो पब्लिक के लिए ये काम करते थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के उस अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो है काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स जो इनके अंडर काम करती थी और इस सिस्टम को बोला जाता है अष्ट प्रधान मंडल। तो ये अष्ट प्रधान मंडल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किससे रिलेटेड है, इट वाज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा एम्पायर। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए ये। देन अष्ट प्रधान में क्या क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले इनका प्रधान होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सचिव जो लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, पंडित राव विच इज हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, सेनापति यानी कमांडर इन चीफ, सुमंत यानी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये नाम से नहीं पता चल रहा, तो ऐसी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद रखनी है। इन चीजों को तो आप नाम से बता सकते हैं, न्यायाधीश चीफ जस्टिस है,
ये चीज आप को रिलेट कर सकते हैं। सुमंत इज रिलेटेड टू मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मंत्री यानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर, ये भी पता होना चाहिए। अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूपीएससी बहुत पूछता है। तो अमात्य किससे रिलेटेड है? इट वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मराठास। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये अष्टप्रधान मंडल की टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फिर मराठास कुछ टैक्सेस लगाते थे, जिनमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस टैक्स है दैट इज चौथ। चौथ का मतलब ही होता है एक चौथाई यानी वन फोर्थ यानी 25%। तो 25% ऑफ द प्रोड्यूस का टैक्स लगाया जाता था मराठास के द्वारा बाहर के जो एरियाज थे, मतलब इनके आसपास के जो प्रोविंसेस थे उनपे। और एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता था ऑफ 10%, तो मतलब इसी के ऊपर 10% का टैक्स लगाया जाता था, विच इज नोन एज सरदेशमुखी। सरदेशमुखी टैक्स जो लगाया जाता था ये उन प्रोविंसेस के ऊपर लगाया जाता था जो डायरेक्टली मराठास के कंट्रोल में नहीं आती। अब ये टैक्स वो जो आसपास की प्रोविंसेस हैं वो मराठास को क्यों देती थी? इन रिटर्न मराठास ये इंश्योर कराते थे कि हम आपको इन प्रोविंसेस को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, एज वेल एज हम इनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब हम आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे अगर आप हमें चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्सेस को देते हैं। सो चौथ वाज 1/4 यानी 25% का टैक्स, एंड सरदेशमुखी वाज एडिशनल 10% का टैक्स in the nearby provinces which do not come under direct control of the Maratha Empire. तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इन द 18th century मराठास often adopted a Mughal style of coinage। अब मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज को ये अडॉप्ट तो करते थे, लेकिन अपने ही कल्चरल सिंबल्स को ये उस पे ऐड करते थे, और इसलिए इनके कोइन को बोला जाता है गणपति पंत प्रधान कॉइन। तो ये गणपति पंत प्रधान कॉइन वाज रिलेटेड टू द मराठास। तो ऐसी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, यूपीएससी इन टर्म्स पे फोकस करता है। अब ये चीजें हमें बिल्कुल पढ़ने से याद होंगी, इन चीजों में हम कोई भी तुक्के नहीं लगा सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। गणपति पंत प्रधान रूपी यहाँ पे मराठास के अंदर आते थे। इन द अर्ली 19th century बाय द पटवर्धन्स इसको इशू करते थे। पटवर्धन्स कौन होते थे? देवर द जनरल्स अंडर द पेशवास। तो पटवर्धन्स ये टर्म भी हमसे पूछी जा सकती है, देवर द जनरल्स अंडर द पेशवास। द फीचर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी, देवनागरी और पर्शियन स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी, और इसमें अपने ही ये डीटीज जैसे गणेश जी का इन्वोकेशन यहाँ पे इनकी कॉइन्स पे लगाया जाता था। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द मराठास एम्पायर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री किस तरीके से वर्क करती थी इन द मराठास एम्पायर। मराठास आर्म्ड फोर्सेस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। इन्फेंट्री जो खुद पैदल चल रही है, कैलवरी जो घुड़सवार होते हैं उनको बोला जाता है, और नेवल फोर्सेस। तो इन्फेंट्री, कैलवरी एंड नेवी। देन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर कैलवरी जो घुड़सवार थे इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यहाँ पे बारगिर्स। बारगिर्स वो होते थे जिनके हॉर्स और इक्विपमेंट्स इनकी पेमेंट स्टेट करता था। सेकंड है यहाँ पे शिलेदार। शिलेदार वो होते थे जिनके हॉर्स और उनके इक्विपमेंट्स की पेमेंट सोल्जर्स खुद से करते थे। अब आप ये याद रख सकते हैं कि बीच में बारगिर्स एंड शिलेदार आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है कि किसकी पेमेंट स्टेट करती थी और किसकी पेमेंट शिलेदार करते थे। तो शिलेदार का एस इज ये मतलब सेल्फ, तो सेल्फ एंड शिलेदार ये आपको याद रखना है। सेल्फ पेमेंट शिलेदार के द्वारा करी जाती थी, एंड बारगिर्स जो होते थे उनकी पेमेंट जो है वो स्टेट करता था, और ये चीज आपको याद रखनी है। इन द 18th century द मराठास आल्सो नोटिस द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड आर्टिलरी। तो इन्होंने देखा कि यूरोपियन की आर्टिलरी है, इनकी जो मिलिट्री पावर है बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो इनकी जो सुपीरियर पावर थी उससे इन्होंने इंस्पायर होते हुए इनके स्टाइल्स को अडॉप्ट करना शुरू करा। इन पर्टिकुलरली महाजी सिंधिया हैड ए लार्जर यूरोपियन स्टाइल। तो इनकी जो आर्मी थी उस आर्मी में इन्फ्लुएंस देखा गया यूरोपियन आर्मी का, क्योंकि ये बहुत सुपीरियर थी। मतलब ये चीज ये दिखा रहे हैं कि अपने से सुपीरियर लोगों की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ये अडॉप्ट करना जानते थे, तो विद टाइम इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा। स्वर्ड्स एंड लांसेस वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास। आल्सो ये गन्स भी यूज करते थे, और शिवाजी के टाइम पे रॉकेट भी अपने कैंपेन्स में शिवाजी ने इसको यूज करा, और बाय 1770s मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी मराठास के एम्पायर में यूज करे जाने लगे। एडेप्टेशन देख रहे हैं कितना अच्छा है, रॉकेट्स तक उस टाइम पे यूज हो रहे हैं, गन पाउडर वगैरह यूज हो रहे हैं, गन्स यूज हो रही हैं। तो शिवाजी ने कितनी चीजें इन यूरोपियंस की अडेप्ट कर ली थी। देन शिवाजी कंट्रोल एंड बिल्ड अ कंसिडर नंबर ऑफ फोर्ट्स। फोर्टिफिकेशन पे बहुत ज्यादा जोर होता था। इन्होंने जब ये मराठा जब मुगल से बचे हैं तो फोर्ट्स का, बड़े बड़े फोर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह उसने काम करा है। तो फोर्टिफिकेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे यहाँ पे एक इनके शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है रामचंद्र पंत।
रामचंद्र पंत अमात्य। रामचंद्र पंत अमात्य का एक वर्क है दैट इज अदन्य पत्र। अदन्य पत्र, तो अदन्य पत्र ये किसने लिखी थी? इट वाज रिटन बाय रामचंद्र पंत अमात्य और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ शिवाजी। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि जब यूपीएससी मेडाइवल और एंशिएंट के लेवल बढ़ाने पे आता है तो ये ऐसी छोटी छोटी डीप नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और ये डीप नॉलेज हमारी एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ये पॉइंट्स आपको यहीं पे याद हो जाने चाहिए। देन नेक्स्ट फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताते हुए ये लिखते हैं कि फोर्ट्स की वजह से ही इन्होंने अपना मराठा जो है ये इनकी स्टेट इतने टाइम तक सर्वाइव कर पाई थी, बाकी जो बाहर के आक्रमण इन्होंने सहे हैं उनको सर्वाइव कर पाई थी। फिर देखते हैं इनकी मैरीटाइम सुप्रीमेसी के बारे में। शिवाजी ने एक नेवी अपनी वेस्ट कोस्ट मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली सूरत सिटी या पोर्ट सिटीज इन्होंने कैप्चर करी थी ताकि ये ट्रेड में खुद को ज्यादा एनहेंस कर सके। और हमने नेवल सुप्रीमेसी में देखा ही था कि मराठास की जो नेवल सुप्रीमेसी थी वो इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम पे मुगल्स के से भी ज्यादा इनकी नेवी में सुप्रीमेसी देखी जाती थी। इसके बारे में कान्होजी एंग्रे ने इनको गाइड करा था मराठास को अपनी नेवल बैटल से रिलेटेड, क्योंकि ये क्लेवर यूज करना चाहते थे ऑफ देयर जियोग्राफी और बैटल टेक्टिक्स इनको आते थे। और ये जो थे मराठास की जो शिप्स थी वो यूरोपियन शिप्स के बदले में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, उनके कंपैरिजन में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपनी टेक्टिक्स लगा के अपनी ज्योग्राफी का एडवांटेज लेते हुए स्ट्रेटेजिकली उनसे बैटल करते हुए यहाँ पे ही यूरोपियंस से जीतते हैं। यूरोपियंस जो होते थे क्योंकि उनकी नेवल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी तो ये जो था अपने नेवल ट्रेड पासेस को परचेज करने के लिए लोगों को प्रमोट करते थे, लोगों को धक्के से कहते थे कि आप ये नेवल ट्रेड पासेस ये जो है यूज करिए। जैसे कार्टेज, ये कार्टेज भी जो है कार्टेज सिस्टम, अगर आप पुर्तगाल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कार्टेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस कार्टेज वाज अ टाइप ऑफ द नेवल ट्रेड पासेस जो पुर्तगीज ने शुरू करा था। तो इस टाइप के पासेस जो हैं यूरोपियंस टाइम टू टाइम लोगों को प्रमोट करते थे कि आप ये पासेस खरीदिए वरना आपकी जो नेवीज, आपकी जो शिप्स हैं उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे। तो क्योंकि मराठास जो हैं उस टाइम पीरियड पे मराठास अपनी पावर में बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुके थे, मराठास ने इन पासेस को लेने से मना कर दिया और मराठास ने इनकी पावर को चैलेंज करते हुए अपने ही पासेस जो है वो निकाले और यूरोपियंस को बोला कि आप हमारे पासेस को खरीदिए। और यूरोपियंस ने इन्होंने अपनी इस चीज को फ्रस्ट्रेशन में ले लिया और फ्रस्ट्रेशन में जो ये कान्होजी आंग्रे थे जिन्होंने मराठास को एडवाइस करा था कि किस तरीके से उनको वॉर लड़नी है और जिसकी वजह से वो यूरोपियन से अपनी वॉर को जीत सके थे, उनको ही एक पायरेट डिक्लेयर कर दिया यूरोपियंस ने। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मराठास के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम किस तरीके का मराठास के टाइम पर में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम देखा जाता था। मॉडरेशन इन यूजिंग द कैपिटल पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी। तो बात पे हर किसी को डेथ पेनल्टी यहाँ पे मराठास के एम्पायर में नहीं दे दी जाती थी, ये रेयर केसेस में ये डेथ पेनल्टी दी जाती थी। तो ये मॉडरेशन दिखाता है कि ये जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे अच्छा खासा था। यहाँ पे एक पंचायत होती थी, आज के टाइम में जो पंचायत है उससे थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि ये पंचायत जो है ये जुडिशियल अनाउंसमेंट देती थी, जस्टिस की तरफ वर्क करती थी। इसमें भी ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट मेन इन्वॉल्व होते थे और एक मेन बॉडी थी जो जस्टिस की तरफ काम करती थी। और इसके खिलाफ अगर इसकी रूलिंग किसी को पसंद नहीं आई है तो इसके खिलाफ अपील भी करी जा सकती है। आज के सिस्टम की तरह है, अगर हम लोअर कोर्ट्स जो आज के टाइम पे हमारे प्रेजेंट है उसकी जो रूलिंग है हमें सही नहीं लगती है तो वी कैन अपील इन द हायर कोर्ट्स। तो उसी तरीके से हम अपील कर सकते थे पंचायत की जो रूलिंग है उसके अगेंस्ट मराठा चीफ को। और इन एडिशन बहुत सारे प्रोमिनेंट टाउन्स जैसे पुणे, इंदौर, बड़े बड़े जो टाउन्स हैं वहां पे एक कोतवाल या पुलिस को भी अपॉइंट करा जाता था टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। तो जिस टाइप का एरिया है उस टाइप का जस्टिस सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता था। ये तो यहाँ इनका जस्टिस सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड नेटवर्क। ट्रेड नेटवर्क फॉरेन ट्रेड में शिवाजी इन्वॉल्व थे, ट्रेड को इन्होंने प्रमोट करने का काम करा था। पोर्ट्स जैसे इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स में ये पोर्ट से दूर दूर के एरिया से ट्रेड करते थे, जैसे मोचा विच इज प्रेजेंट इन यमन। तो ये आपके जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है उसमें पूछे जा सकते हैं कि मोचा वाज प्रेजेंट इन यमन। मस्कट उस टाइम के ओमान की कैपिटल
सो मस्कट वाज द कैपिटल ऑफ ओमान और मलक्का जो कि मलेशिया में प्रेजेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। मलक्कन स्ट्रेट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको आइडिया होगा, ये उसी रीजन में प्रेजेंट है। सो मोजा, यमन, मस्कट, ओमान और मलक्का मलेशिया तक के रीजन में भी मराठास का ट्रेड देखने को मिलता था। रोड्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, उसको मेंटेन भी रखते थे। और प्लेसेस में जैसे कि ओडिशा 18वीं सेंचुरी में ओडिशा के प्लेस में नेटवर्क ऑफ फेरीज चलाई गई थी, रिवराइन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलाया गया था। रिवर्स या स्मॉल ब्रिजेस के स्मॉल जो स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर ब्रिजेस तक बनाए गए थे। ट्रेड का नेटवर्क मराठास के टाइम पे बहुत अच्छा खासा डेवलप हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कल्चरल रिवाइवल। तो मराठास के टाइम पे शिवाजी का विजन था ऑफ स्वराज्य, इट इज एविडेंट इन हिज सीन। तो ये क्या है कि स्वराज्य की तरफ काम करते थे। इन्होंने अ टाइप ऑफ बुक एक छापी थी जिसको बोला जाता है राज्य व्यवहार कोश, जिसका एम था ऑफ द प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो ये मराठी लैंग्वेज की प्रमोशन की तरफ काम करते थे। राज्य व्यवहार कोश इसके लिए इन्होंने बनाया था। फॉरेन लैंग्वेज जो है मराठास में मराठी से कम हो गए थे क्योंकि इन्होंने फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करा था, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करा था। तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पे जो है दे कंसिडरेबली डिक्लाइन इन द नंबर। एंड शिवाजी जो है ही वाज हिमसेल्फ डिवोटी ऑफ द हिंदू रिलीजन, लेकिन अदर रिलीजन्स को भी इन्होंने रिस्पेक्ट करी थी। इन्होंने खुद एक सैफरन कलर का फ्लैग जो है अडॉप्ट करा था, व्हिच वाज लेटर अडॉप्टेड बाय ऑल द मराठास। तो ये हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे। इसके अलावा ही रीबिल्ट डिस्क्रीटेड टेंपल्स को रीबिल्ड करवाया था, संस्कृत को प्रमोट करा था, मराठी लिटरेचर को प्रमोट करा था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करा था और ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी प्रमोट करा था शिवाजी ने। इस तरह के कल्चरल एलिमेंट्स की तरफ इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर द मराठी जो माइटी मराठा वुमेन है, इसमें ताराबाई के बारे में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स। तो यहाँ पे अर्ली 18वीं सेंचुरी में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, राजा राम जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इन्होंने फाइट करा था। इसके अलावा शी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन, क्योंकि नॉर्थवर्ड एरियाज में बहुत ज्यादा इन्होंने अपने एम्पायर को अपने रूल के टाइम पीरियड में एक्सपेंड करा था। मुगल से इन्होंने अच्छा खासा फाइट करा था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेडी रूलर है दैट इज अहिल्याबाई होलकर। होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती है। शी वाज वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपेंशन इन द नॉर्थ इंडिया। इनका कंसिडरेबल एक्सपेंड देखा जाता है, कंसिडरेबल एक्सपेंशन करा था अपने टाइम पीरियड में सेंट्रल इंडिया में, विच इज अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर। तो ये होलकर डायनेस्टी हमारे प्रेजेंट डे इंदौर के पास ही प्रेजेंट है, वहीं पे इनका एक्सपेंशन देखने को मिला था। एंड शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 इयर्स। तो इतने ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने अपने स्टेट को गवर्न करा। शी वाज अ डिवोटी पर्सन जिन्होंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टेंपल्स को रिस्टोर करा, घाट्स, वेल्स, रोड्स थ्रू आउट इंडिया को जो है रिस्टोर करा। और ये वेरी करते थे फ्रॉम केदारनाथ, आप लिंक कर सकते हैं कितने ज्यादा नॉर्थ में ये प्रेजेंट है, और रामेश्वर जी कितने ज्यादा साउथ में प्रेजेंट है। कितने ज्यादा बड़े एरिया में इन्होंने कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करवाया था। तो कितने बड़े लेवल पे उस टाइम पे हमारी जो मिलाजुल विमेन है उन्होंने काम करा था। सो दिस अहिल्याबाई होलकर बिलोंग टू द होलकर डायनेस्टी, और इनके कामों का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगेन अहिल्याबाई होलकर भी न्यूज में थी, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज वेल एज क्योंकि यूपीएससी मैंने आपको पहले ही बताया है मॉडर्न हिस्ट्री से वुमेन की कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जीएस 1 में मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब हो सकता है कि वो मेडाइवल हिस्ट्री से वुमेन की कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इन वुमेन के एग्जांपल याद होना चाहिए, ताराबाई एंड अहिल्याबाई होलकर। द मोस्ट फेमसली इन्होंने रीबिल्ड करवाया था काशी विश्वनाथ टेम्पल। दिस काशी विश्वनाथ टेम्पल इज प्रेजेंट डे वाराणसी ऑफ द यूपी। तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिस्टोर करवाया था, जिसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और भी टेम्पल को रिस्टोर करवाया था। अब काशी विश्वनाथ टेम्पल को तो डिस्ट्रॉय करवाया था औरंगजेब ने, और एक गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल को भी इन्होंने रिस्टोर करवाया था, जिसको डिस्ट्रॉय करा था महमूद ऑफ गजनी। तो गजनी से आए थे महमूद, उन्होंने सोमनाथ को डिस्ट्रॉय करवाया था, उसको भी इन्होंने रिस्टोर करवाया था। और एक टेम्पल दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिस्टोर करवाया था, जिसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवाया था औरंगजेब ने। शी इज आल्सो क्रेडिटेड विद प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री, जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, रिविटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स दैट कंटिन्यू टू थ्राइव इवन टुडे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वीविंग इंडस्ट्री को भी इन्होंने रिवाइव करवाया था।
फिर यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है एक मोदी स्क्रिप्ट के बारे में। दिस मोदी स्क्रिप्ट इज अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। ये मेन स्क्रिप्ट्स हैं जो मराठा यूज करते थे फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मोदी स्क्रिप्ट अब क्योंकि नाम आ गया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। शिवाजी का एग्जाम्पल कंट्रीब्यूट टू इंस्पायर हिज सक्सेसर्स। अपने सक्सेसर्स को इतना ज्यादा इन्होंने इंस्पायर करा कि नागपुर के जो भोंसले थे ये भी एमर्ज हुए एज एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्योंकि शिवाजी मराठी संस्कृत को प्रमोट कर रहे थे, मतलब ये अपने लोकल कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। और इनके सक्सेसर जैसे भोसले ऑफ नागपुर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ से इनके सक्सेसर जो है बिलोंग करते थे। तो ये शायद ये 5 हैं, उनमें से 1 यहाँ पे ही आपको याद रख लेनी है कि नागपुर के भोसले थे, तो ये इनके सक्सेसर थे जो कॉन्फिडेंसीज में फर्दर जो है फ्रेगमेंट हो गए थे मराठास के डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो उसमें डिवाइड हुए थे, तो नागपुर में आए थे भोसले। तो इन्होंने भी अपने कल्चर और लोकल ट्रेडिशन को प्रिवेंट करने का काम करा था। एंड दी वर्शिप ऑफ द डीटी जगन्नाथ एट पुरी। जगन्नाथ पुरी में का मंदिर है, ओडिशा, पूरी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां की वर्शिप पे ये रोक लगाते थे औरंगजेब उस टाइम पीरियड पे, लेकिन मराठास ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था कि इन्होंने उसको वर्शिप करने में फिर से हेल्प करी थी एंड वाज रिवाइव विद द सपोर्ट ऑफ द मराठास। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर साउथ में भी बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखा जाता है मराठास का, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इन फोकस तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तो वहां के एरिया के बारे में हम देखते हैं कि मराठास जो है किस तरीके से वहां पे भी जा चुके थे। देन इकोजी, इकोजी इज द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, मतलब ये मराठास की फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो मराठास का कॉन्फ्लुएंस इन्होंने साउथ में देखा था। ही कैंक्वर्ड द तंजावुर रीजन व्हिच इज प्रेजेंट तमिलनाडु लेट इन द 17th सेंचुरी, तो 17वीं शताब्दी के आसपास ये चीजें देखी गई। ऑफ ऑल द तंजावुर मराठा रूलर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेरफोजी सेकंड, अब क्योंकि इनका नाम यहाँ पे आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इन्होंने करा है, वो अभी हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो सेरफोजी सेकंड, ये आपको याद रखना है, ही वाज अ मराठा रूलर जिन्होंने तंजावुर रीजन ऑफ तमिलनाडु पे यहाँ पे मराठा रूलिंग्स को यहाँ पे ये वन ऑफ द रूलर थे जो वहाँ पे इन्होंने रूल करा था। ही इज द मोस्ट नोटेबल वेल वर्स्ड इन इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। सबसे पहले इन्होंने मराठी प्ले लिखा था जिसका नाम है देवेंद्र पुरावंजी। तो देवेंद्र पुरावंजी दिस इज अ मराठी प्ले व्हिच वाज रिटन बाय सरफोजी सेकंड। इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आएगी, इसलिए यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पे इनको आपको पता होना चाहिए कि देवेंद्र पुरावंजी इन्होंने ये एक मराठी प्ले लिखा है जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड जियोग्राफी की डिटेल्स बताई है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वहां पे हमें उस टाइम हमारे पास सैटेलाइट थोड़ी प्रेजेंट थे, फिर भी वर्ल्ड जियोग्राफी की अच्छी खासी नॉलेज इन्होंने अपने इस मराठी प्ले में बताई। इसके अलावा इन्होंने कंट्रीब्यूट करा फॉर इन द मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक, जो आज के टाइम पे इसको शेप दी है वो इनकी कंट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं मिली है। और फेमस क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस जैसे भरतनाट्यम, उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। इसके अलावा सरफोजी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, इसलिए इन्होंने धन्वंतरी महल बनाया था। खुद ही आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने करा है, वेरियस फील्ड में कंट्रीब्यूट करा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। which was a this धन्वंतरी महल was a center of medicine, जहां पे ट्रीटमेंट करी जाती थी of several diseases using both the Indian type of medicine and Western medicine। तो ये धन्वंतरी महल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। and this धन्वंतरी महल was set up by सरफोजी, तो सरफोजी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी थी। इन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनाए थे जहां पे इन्होंने भोसले फैमिली की हिस्ट्री लिखवाई थी ऑन द वॉल्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। दिस बृहदेश्वर टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रेजेंट तंजावुर इन तमिलनाडु। वहां पे इंस्क्रिप्शन पे इन्होंने भोसले फैमिली की जो हिस्ट्री है उसको लिखवाया था सरफोजी ने, तो सरफोजी अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड दिस टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट दिस इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया टू रिकॉर्ड फॉर द पोस्टेरिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक है द मराठा लिगेसी। अब मराठा लिगेसी किस टर्म्स में हम देख सकते हैं, मराठा वाज वन ऑफ द मेन पार्ट्स जिन्होंने मुगल एम्पायर को चैलेंज करा था। अब इनके सक्सेसर्स भी जो हैं, क्योंकि मराठास ने अपने ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करके रखा, देन अपनी ऑटोनॉमी के साथ साथ इन्होंने अपना सिस्टम इस तरीके से बना के रखा कि ये लोगों के साथ, ये जो पब्लिक थी उस पब्लिक के साथ टॉर्चर नहीं करते थे, उनके वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो रूलर्स को इस चीजों के लिए प्रमोट करा। शिवाजी की इतनी पावर्स देके हमें पता है कितने सारे रूलर्स जो हैं वो उनको इंस्पिरेशन मिला था, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो सेटअप करी थी। मुगल्स की जो अथॉरिटी है बहुत सारे किंगडम्स ने मराठास को देख के ही वो उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट करा। देन इसके अलावा
इट इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू बिलीव कि ये खुद से सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, ऑटोनॉमी रख सकते हैं। तो हमारा जो लेटर जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके भी यहाँ पे सीड्स की तरह काम करा था हमारे मराठास के एम्पायर में। तो मराठास इतने ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा इन्होंने अच्छे अच्छे काम करे थे और मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उस टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इंस्पिरेशन तो इन्होंने बहुत ज्यादा किया, इसलिए ये मराठास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज वेल एज यूपीएससी भी रिपीटेडली इनके पोर्शन से क्वेश्चंस पूछता रहता है, जैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम से रिलेटेड, अष्टप्रधान के सिस्टम से रिलेटेड, वेरियस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, शिवाजी महाराज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड यूपीएससी रिपीटेडली मराठा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए ये चैप्टर और ये टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कवर करते हुए, कवर करते हुए हम हमारी इस सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल सिविल्स प्रेप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, आपको आपके क्वेश्चन सही करवाने में हेल्प कर सकती हैं, उस टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।